स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। आज की कहानी है वफादारी एक मिसाल। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी हवेली थी, जहां रमेश बाबू अपने बेटे अरुण, बहू निशा और अपने वफादार कुत्ते राजा के साथ रहते थे। रमेश बाबू उम्र के आखिरी पड़ाव में थे और अपने जीवन की मेहनत से बनाई हुई जायदाद को लेकर काफी सतर्क रहते थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था और अब उनके जीवन का सहारा सिर्फ उनकी यह जायदाद और वफादार कुत्ता राजा था। अरुण और निशा देखने में अच्छे और आदर्शवादी दिखते थे, लेकिन उनकी असली मंशा रमेश बाबू की संपत्ति पर कब्जा करने की थी। निशा हमेशा अरुण से कहती, पापा ने सारी जायदाद अपने नाम कर रखी है। अगर हमें आराम से रहना है तो इस संपत्ति को जल्दी से अपने नाम करवाना होगा। अरुण इसे टालने की कोशिश करता, लेकिन निशा की बातें उसकी लालच को बढ़ा देती। रमेश बाबू को अरुण और निशा की मंशा पर हमेशा शक रहता था। उन्होंने कई बार अपने वकील से बात करके यह तय किया था कि संपत्ति तभी हस्तांतरित होगी जब वह खुद इस पर सहमति देंगे, लेकिन उन्हें यह अंदेशा था कि अरुण और निशा कोई गलत कदम उठा सकते हैं। रमेश बाबू का कुत्ता राजा उनके बेहद करीब था। राजा हमेशा उनके साथ रहता, जैसे उनकी रक्षा के लिए तैनात हो। रमेश बाबू राजा के प्रति बहुत स्नेही थे और कहा करते, राजा, तुमसे ज्यादा भरोसा तो मुझे इंसानों पर भी नहीं है। तुम ही मेरे असली साथी हो। राजा उनकी हर बात समझता और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखता। एक सुबह जब रमेश बाबू की आदत के अनुसार वे टहलने नहीं निकले, तो राजा बेचैन हो गया। वह हर कमरे में रमेश बाबू को खोजने लगा, लेकिन रमेश बाबू कहीं नहीं दिखे। निशा और अरुण ने गांव वालों को बताया कि पापा सुबह सुबह बिना बताए कहीं चले गए, शायद मंदिर गए होंगे। लेकिन उनकी आंखों में डर और बेचैनी थी, जो राजा भाप चुका था। शाम तक जब रमेश बाबू का कोई पता नहीं चला, तो अरुण ने गांव वालों के दबाव में पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। निशा ने अपनी नकली चिंता दिखाते हुए कहा, पता नहीं पापा कहां चले गए, हम सब परेशान हैं। लेकिन राजा का व्यवहार इस बात को जाहिर कर रहा था कि कुछ गड़बड़ है। रमेश बाबू के गायब होने के बाद राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। वह हवेली के हर कोने को सूंघता और रात भर दरवाजे के पास बैठकर भौंकता रहता। वह बार बार रमेश बाबू के कमरे में जाकर वहां से कुछ सूंघने की कोशिश करता। एक रात राजा हवेली के पिछवाड़े गया, जहां एक पुराना कमरा था जिसे अक्सर बंद रखा जाता था। वह वहां के दरवाजे पर पंजे मारने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। निशा ने जब यह देखा तो वह घबरा गई। उसने अरुण से कहा, यह कुत्ता ज्यादा चतुर हो रहा है, इसे किसी तरह चुप करना होगा। अगर किसी को हमारी योजना का पता चला तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरुण ने राजा को बहलाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी और वहां से भाग गया। इधर पुलिस रमेश बाबू के गायब होने की जांच कर रही थी। पुलिस ने अरुण और निशा से कई सवाल पूछे, लेकिन दोनों ने हर बात को बहानेबाजी से टाल दिया। निशा ने गांव वालों के सामने रमेश बाबू के स्वास्थ्य को दोषी ठहराते हुए कहा, पापा को उम्र के इस पड़ाव में भूलने की बीमारी हो गई थी, शायद वे कहीं रास्ता भटक गए होंगे। लेकिन गांव वालों के साथ साथ पुलिस को भी यह बात हजम नहीं हुई। उधर राजा का अजीब व्यवहार और रमेश बाबू की अनुपस्थिति दोनों ही चीजें सवाल खड़े कर रही थी। रमेश बाबू की गुमशुदगी को कई दिन बीत चुके थे। निशा और अरुण अपने जीवन में सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था। राजा, जो अब तक रमेश बाबू के बिना बेचैन था, दिन रात उन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था। एक रात राजा अचानक घर के पिछवाड़े की ओर चला गया। पिछवाड़े में एक पुराना कमरा था जिसे सालों से बंद रखा गया था। वहां की घास और मिट्टी राजा को कुछ संदिग्ध लगी। उसने अपने पंजों से जमीन खोदना शुरू किया। राजा के भौंकने की आवाज सुनकर निशा दौड़कर वहां पहुंची। निशा ने अरुण को बुलाया और गुस्से में कहा, यह कुत्ता कुछ ज्यादा ही होशियार हो रहा है। अगर यह यहां किसी को बुला लाया तो हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इसे चुप करना ही होगा। अरुण ने राजा को भगाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी ओर गुस्से से देखा और भौंकने लगा। वह जमीन पर पंजे मारता रहा, जैसे वह किसी सुराग तक पहुंचने वाला हो।
अगली सुबह राजा ने अपनी चालाकी से खुद को निशा और अरुण की नजरों से छुपाया। वह घर के पीछे से जंगल की ओर चला गया। जंगल के पास एक पुराना कुआं था जिसे सालों से बंद कर दिया गया था। राजा उस कुएं के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर कुछ गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने देखा कि राजा कुएं के चारों ओर घूम रहा है और कभी-कभी नीचे झांककर रोने की आवाजें निकाल रहा है। गांव वालों ने कुएं के अंदर झांका, लेकिन कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था। उन्होंने यह बात पुलिस को बताने का फैसला किया। जब पुलिस को यह सूचना मिली, तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर कुएं की जांच की। कुएं में उन्हें रस्सियों से बंधे रमेश बाबू मिले, जो बेहोशी की हालत में थे। पुलिस ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। रमेश बाबू ने होश में आते ही अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे मेरे बेटे और बहू ने यहां कैद कर दिया था। वे मेरी संपत्ति हड़पना चाहते थे। यह सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उधर निशा और अरुण के चेहरे का रंग उड़ चुका था। निशा ने डरते हुए अरुण से कहा, अब हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी, हमें कुछ करना होगा। पुलिस ने रमेश बाबू की बातों को गंभीरता से लिया और जांच को आगे बढ़ाया। राजा, जिसने अपने मालिक को खोजने में अहम भूमिका निभाई थी, अब भी उनके पास बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ झलक रहा था। राजा की वफादारी और चतुराई ने रमेश बाबू की जान बचाई थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पुलिस ने निशा और अरुण से कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी थी। रमेश बाबू के होश में आने के बाद उन्होंने पुलिस को पूरी घटना विस्तार से बताई। उनकी आवाज में दर्द और विश्वासघात की गूंज थी। उन्होंने कहा, अरुण और निशा ने मेरी जायदाद अपने नाम करने की साजिश रची। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे रात के अंधेरे में बांधकर इस कुएं में फेंक दिया। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे राजा ने मेरी जान बचा ली। पुलिस ने निशा और अरुण को तुरंत थाने बुलाया। अरुण ने डर के मारे घबराते हुए कहा, यह सब झूठ है। पापा की याददाश्त कमजोर है और वे बेवजह हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। निशा ने नकली आंसू बहाते हुए कहा, हमने तो पापा की बहुत सेवा की है, हमें उनकी जायदाद से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पुलिस ने रमेश बाबू की बातों और राजा के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए गहराई से जांच शुरू की। घर की तलाशी में उन्हें रमेश बाबू की संपत्ति के कागजात मिले, जिन पर निशा और अरुण के नाम दर्ज करने की कोशिश की गई थी। गांव वालों को जब इस साजिश का पता चला, तो वे निशा और अरुण पर भड़क उठे। एक बुजुर्ग ने कहा, यह तो पाप है। जिसने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत की, उसी को मारने की साजिश रच दी। गांव के लोग रमेश बाबू के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। राजा, जो रमेश बाबू की सच्चाई का गवाह था, निशा और अरुण की हरकतों का एक अहम गवाह बन गया। पुलिस ने राजा के व्यवहार और सबूतों के आधार पर निशा और अरुण को गिरफ्तार कर लिया। रमेश बाबू ने दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे इंसानों पर नहीं, अपने राजा पर भरोसा था और उसने मुझे बचा लिया। पुलिस ने निशा और अरुण के खिलाफ हत्या की साजिश और संपत्ति हथियाने के प्रयास का मामला दर्ज किया। निशा ने जेल में जाने से पहले अरुण से कहा, अगर ये कुत्ता न होता तो आज हम इस हवेली के मालिक होते। अरुण ने चुपचाप सिर झुका लिया। उनकी लालच और साजिश का अंत अब जेल की सलाखों के पीछे था। रमेश बाबू अपने वफादार साथी राजा के बिना कहीं नहीं जाते थे। राजा उनके साथ हर समय साए की तरह रहता। गांव वालों ने राजा को एक असली हीरो की तरह देखा और कहा, इंसानों से बेहतर जानवरों की वफादारी होती है। राजा ने यह साबित कर दिया। निशा और अरुण की गिरफ्तारी के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। रमेश बाबू का दिल टूट चुका था, लेकिन उनके पास अब भी एक सच्चा साथी था, राजा। उनकी वफादारी और समझदारी ने रमेश बाबू को न केवल बचाया था, बल्कि यह भी सिखाया था कि रिश्तों से ज्यादा भरोसा कर्मों पर करना चाहिए। गांव वाले अब रमेश बाबू के प्रति सहानुभूति रखते थे। एक दिन गांव के सरपंच ने उनसे कहा, आपने अपने बेटे बहू को सब कुछ दिया, फिर भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ, लेकिन आपका राजा असली परिवार निकला। रमेश बाबू की आंखें भर आईं। उन्होंने राजा को सहलाते हुए कहा, इसे इंसान क्यों कहूं, यह तो भगवान का भेजा हुआ दूत है।
कुछ दिनों बाद रमेश बाबू ने गांव वालों को अपनी हवेली बुलाया और एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, यह जायदाद अब मेरे किसी रिश्तेदार की नहीं, बल्कि जरूरतमंद लोगों की सेवा में काम आएगी। मैं इसे गांव के भले के लिए दान कर रहा हूं। गांव वाले उनकी दरियादिली देखकर भावुक हो गए। रमेश बाबू ने राजा को पहले से भी ज्यादा प्यार देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने एक दोस्त से कहा, राजा मेरी जिंदगी है, इसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो तय कर लिया है, जो कुछ भी मेरे पास है उसका वारिस सिर्फ राजा होगा। जेल में बैठे निशा और अरुण को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। अरुण ने उदास होकर कहा, हमने लालच में आकर अपने पिता के साथ जो किया उसकी सजा हम जिंदगी भर भुगतेंगे, लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल नहीं हो सकता था। रमेश बाबू ने राजा के लिए एक खास जगह बनवाई जहां वह चैन से रह सके। राजा ने भी कभी रमेश बाबू का साथ नहीं छोड़ा। वह हर वक्त उनकी सुरक्षा में लगा रहता। एक दिन रमेश बाबू ने राजा के गले में एक सोने की चेन पहनाते हुए कहा, तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। रमेश बाबू ने अपनी बाकी जिंदगी गांव के लोगों की सेवा में बिताने का फैसला किया। उन्होंने राजा के लिए खास इंतजाम किए ताकि उनके जाने के बाद भी राजा सुरक्षित और खुश रहे। गांव वाले राजा को एक नायक की तरह मानने लगे। राजा की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। हर कोई कहता, अगर राजा जैसा एक दोस्त हर किसी को मिले तो जिंदगी में कभी धोखा ना मिले। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, अपने परिवार व दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप लोग अपने विचार हमें कमेंट्स के द्वारा भेज सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और हाँ बेल आइकॉन दबाना न भूले ताकि आप लोगों तक हमारी कहानी सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।